मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ता। खुद को सियासत का अक्ले कुल समझने वाले इमरान खान कौम को दो कौम के नजरिए से आज़ादी दिलवाने के ख्वाह हैं, लेकिन वो खुद अपने ही नजरियात में तजादात का शिकार हैं। वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक भरपूर और मुसलसल आवाज़ बुलंद किए हुए हैं और इसको मजबूत बनाने के लिए झूठे ही सही लेकिन हर रोज़ एक नया बयानिया बनाते हैं। वो एक तरफ उनसे मुज़ाकरात करने और हाथ हल्का रखने के ख्वाह है, तो दूसरी तरफ वो आज भी ये मानते हैं कि उनका 9 मई से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन साथ में वो ये भी फरमाते हैं कि ये सब उनकी का रिएक्शन था। वो ये भी एतराफ़ कर रहे हैं कि GHQ के सामने एहतजाज करना उनका हक था। ये एतराफ़ जुर्म नहीं है तो और क्या है। 9 मई के वाक़यात और रियासत के सख्त रिएक्शन के बाद अब इमरान खान को सिर्फ अपनी जान बचाने की फ़िक्र है। उनको ना तो पार्टी रहनुमाओं का फिक्र है और ना ही उन वर्कर्स की जो उनकी खातिर जेल की सख्तियां बर्दाश्त कर रहे हैं। इमरान खान उन रहनुमाओं से जान छुड़ाते दिखाई देते हैं और 9 मई के वाक़यात में जलाओ घेराव करने वाले रहनुमाओं और कारकुनान ने ये सब अपने तौर पर किया। उन सब से उनको कोई लेना देना ही नहीं। इस हवाले से इमरान खान साहब क्या कहते हैं, ज़रा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। सियासत में नफरत का जहर घोल ले, इंतशार की आग में सियासत और रियासत समेत सब राख करने की नाकाम कोशिश के बाद इमरान खान का हकीकी आज़ादी का नारा अब तेज़ी से अपने हकीकी अंजाम को पहुंच रहा है। तहरीक इंसाफ हकीकी में तब्दील होती दिखाई दे रही है। 9 मई की तारीखी गलती ने तो तहरीक इंसाफ के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी। तहरीक इंसाफ जो मकबूलियत के बामे उरूज पर थी, अचानक गुमनामी की तारीकी में डूबने लगी। जो रहनुमा इमरान खान को अपनी रेड लाइन करार देते नहीं सकते थे, उन्होंने ही इमरान खान के नाम पर रेड लाइन लगा दी है। इमरान खान को अपने मजबूत हिसार में जकड़कर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वालों को गिरफ्तारियों के खौफ ने ऐसा जकड़ा कि ज़मीर जागने का सिलसिला है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। और अब तक 9 मई के वाक़यात पर रंजीदा 100 से ज़ायद खिलाड़ी तहरीक इंसाफ और कप्तान से इजहार ताल्लुकी कर चुके हैं, लेकिन फिर वो ये समझते हैं कि इनको इलेक्टेबल्स की ज़रूरत नहीं है। अब वो इन इलेक्टेबल्स के बगैर ही अवामी ताईद से दोबारा हुकूमत बनाने के काबिल है। इमरान खान के इस बयान के बरक्स पाकिस्तान की सियासत की ये तारीख रही है कि इंतखाबात जो भी हैं, ये इलेक्टेबल्स मुल्क की सियासत में अहम रोल अदा करते हैं। बज़ाहिर ये हवा का रुख देख कर ही अपने फैसले करते हैं, लेकिन ये जिस पार्टी में भी शामिल होते हैं वो पार्टी बरसरे इक़्तिदार आती है। इमरान खान अपने बलबूते और इस्टेब्लिशमेंट की मदद से 2013 में पॉपुलर होने के बावजूद भी सिर्फ KPK में ही हुकूमत बनाने के काबिल हो सके थे, लेकिन फिर जहांगीर तरीन और कुछ दीगर खैरख्वाह के समझाने के बाद इमरान खान इलेक्टेबल्स के इस कदर हक में हुए कि जहाज़ भर भर के उनको अपनी पार्टी में शामिल किया और इस तरह वो 22 साल बाद हुकूमत बनाने के काबिल हुए। इमरान खान इलेक्टेबल्स के बारे में अब क्या कहते हैं और माजी में उन्हें किस तरह इलेक्टेबल्स के हवाले से कायल किया गया, जरा उसकी एक हल्की सी झलक आपके सामने रखता है। और फिर वही हुआ, जहांगीर तरीन पॉलिटिकल फैमिलीज की तरफ गए, इलेक्टेबल्स को लेके आए, जहाज भर भर के इमरान खान के पास लाए और अल्टीमेटली इमरान खान वजीर आजम बन गए। आज वो कहते हैं कि हमें इलेक्टेबल्स की जरूरत नहीं है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की अपने रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ बयानात ही वो वजह है जिसके बायस आज तहरीक इंसाफ इस मकाम पर है कि इसके 3 धड़े बन चुके हैं। इसके अलावा कुछ रहनुमा इमरान खान की डिक्टेटरशिप से भी मायूस हैं, जो बहुत पहले से ही इस बात से खाइफ थे कि इमरान खान हर फैसला अपनी मर्जी और मंशा से करते हैं, चाहे वो असम्बलियों से इस्तीफे हो या फिर उनकी तहलील, इस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त टकराव हो या सियासी लोगों से मुज़ाकरात ना करना। उनकी नज़र में ये तमाम तर फैसले मुखालफत के बावजूद इमरान खान ने लिए, जिसका अंजाम आज आम पार्टी वर्कर और रहनुमा को भी भुगतना पड़ रहा है। इमरान खान की ज़िद और हठधर्मी की वजह से इस वक्त तहरीक इंसाफ बदतरीन धड़ाबंदी का शिकार है। एक धड़ा जहांगीर तरीन की सूरत में बन चुका है। जितने भी रहनुमा पार्टी छोड़ चुके हैं उनमें अक्सरियत जहांगीर तरीन से राब्तों में है। दूसरा धड़ा शाहमूद कुरैशी का है, लेकिन उससे पहले ये जो जहांगीर तरीन वाला धड़ा है, आज जहांगीर तरीन साहब इतने मुतहर्रिक हैं कि फिरदौस आशिक अवान की रिहाइशगाह पर भी पहुंचे, उनसे बात भी की और फिरदौस आशिक अवान भी लगता है कि अब जहांगीर तरीन को ज्वाइन कर लेंगे और उसके साथ फयाजुल हसन चौहान और दीगर लोग भी हैं जो जहांगीर तरीन ग्रुप को ज्वाइन करने के ख्वाह भी हैं, उनसे मुलाकात भी कर चुके हैं। पर्टिकुलरली इन 2 रहनुमाओं से मुताल्लिक ये शॉट्स आपके सामने रखता है। जहांगीर तरीन पार्टी में लाए थे और जहांगीर तरीन की पार्टी में ही जाने की ख्वाहिशमंद हैं फिरदौस आशिक अवान। आज इस हवाले से मुलाकात भी हो गई है। ये है एक धड़ा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकल रहा है। दूसरा धड़ा है जो शाह महमूद कुरैशी का हामी और चाहता है कि इमरान खान फिलवक्त सियासत से अलग होकर पार्टी के मामलात शाह महमूद कुरैशी के सपोर्ट कर दें। KPK से एक मजबूत धड़ा परवेज़ खट्टक का भी है जो चाहता है कि पावर पॉलिटिक्स में उनका एक हिस्सा होना चाहिए। इस तरह PTI तहरीक इंसाफ हकीकी से भी बहुत आगे निकलकर मुख्तलिफ धड़ों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी मिसाल आज हमें फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी की अटियाला में मुक़य्यद शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात और इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में की जाने वाली बातों से मिलती है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी ने कहा कि मौजूदा हालात में PDM को खुलकर खेलने का मौका नहीं दे सकते। बहरान को हल करने के लिए हम अपनी कोशिशें करेंगे। PTI की साबिका लीडरशिप के साथ गुफ्तगू हुई। असद उमर, परवेज़ खट्टक, असद कैसर, अली जैदी और हमाद अजहर से रब्ता किया है।
तमाम लोगों के साथ बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है हम मसाइल के हल के। पाकिस्तान को एक मुस्तहकम हल की तरफ जाना होगा। फवाद चौधरी क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। आज जो तमाम हमारी जो पीटीआई की साबका लीडरशिप है उसके साथ हमारी गुफ्तगू शुनीद हुई है। असद उमर साहब के साथ हमारी गुफ्तगू हुई है। उसके साथ साथ हमने रब्ता किया है परवेज़ खटक साहब से, असद कैसर साहब से, अली जैदी साहब से, हमाद अजहर साहब, फरूख हबीब साहब से, शहजाद वसीम साहब से, तमाम ही जो लीडरशिप है उससे हमने रब्ता किया। आतिफ खान साहब, शहराम तरकई, ये तमाम लोग जो हैं इनसे हमने राब्ते किए हैं। और अब से कुछ देर पहले शाह महमूद कुरैशी साहब से हम यहाँ मिलने आए हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब से भी एक तफसीली गुफ्तगू जो है वो हमारी हुई है। हमारा मानना यही है कि पाकिस्तान को एक मुस्तहकम हल की तरफ जाना है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने वाले मुनहरफीन हैं जो लगता है कि इमरान खान को माइनस करने की बात कर रहे हैं कि माइनस इमरान खान यानी शाह महमूद कुरैशी आए, पीटीआई को लीड करें और एक नया फेस और नया चेहरा और एक नई पॉलिसी, नई आइडियोलॉजी, जिस आइडियोलॉजी की बात फवाद चौधरी कर रहे हैं कि इस आइडियोलॉजी के साथ नहीं चल सकते। इसका मतलब ये कि इमरान खान आइडियोलॉजी इन्हें काबिल कबूल नहीं है और अब शाह महमूद कुरैशी के परचम तले मुत्तहिद होने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ पीटीआई से राहें जुदा करने वाले इलेक्टेबल्स और दीगर को अपने साथ मिलाने की भी दौड़ें लगी हुई हैं। सियासत के बादशाह कहलाने वाले आसिफ अली जरदारी लाहौर में डेरे डाल चुके। उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी वो कई बड़े नामों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरप्राइज देंगे। इसके अलावा जहांगीर खान तरीन का प्राइवेट जेट भी हरकत में आ चुका है। वो कभी इस्लामाबाद में और कभी लाहौर के चक्कर लगा रहा है। वो भी चंद एक दिन में बड़ी तादाद के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं जिसमें एक नई पार्टी के कयाम का ऐलान भी मुतवक्के है। इस सारी सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून वाहिद है जिसे कुछ परेशानी दरपेश है। मुस्लिम लीग पंजाब में हमेशा से एक मजबूत जमात रही है। हर शहर में उनके पास पार्टी उम्मीदवारान की तादाद दूसरों से ज्यादा रही है। अदम एतमाद के वक्त मुनहरिफ होने वाले ज्यादातर रहनुमा भी उनके टिकट के भरोसे पर ही इमरान खान को छोड़कर आए थे और अब ताज़ा सूरत हाल में बेशतर की ख्वाहिश यही है कि वो मुस्लिम लीग नून का टिकट हासिल करे। लेकिन मुस्लिम लीग का हाउस पहले ही पूरी तरह से फुल है और इसलिए अब नून लीग इन मुनहरफीन को छोड़कर यानी जो पार्टी छोड़ रहे हैं, बदल रहे हैं, मुनहरफीन को वापस लेने से दामन छुड़ाती हुई, पहलू तही करती हुई दिखाई दे रही है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और तलाल चौधरी दोनों ही ने वक्फे से एक जैसे बयान दिए कि गमबाजी करते हैं कि मुस्लिम लीग एक जमात से छोड़कर आने वालों का बोझ उठाने को तैयार नहीं है। यानी मुनहरफीन को लेने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त तैयार दिखाई नहीं देती। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अली गौहर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले एक बार फिर से मुतहर्रिक हो गए हैं। फवाद चौधरी की क़यादत में पीटीआई मुनहरफीन ने शाह महमूद कुरैशी से अडयाला जेल में मुलाकात भी की और पीटीआई के अपने लोग भी आपस में मुज़ाकरात कर रहे हैं। फवाद चौधरी ये कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए मैदान खुला नहीं छोड़ सकते हैं। आपको लगता है कि नई जो पॉलिटिकल मूव है मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किल पैदा कर सकती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमने कभी भी ये तवक्को नहीं की कि कोई मैदान हमें खुला मिले या किसी को कोई पार्टी मुकाबले में ना हो। आज अगर हम हुकूमती इत्तेहाद में बैठी पार्टी को भी देखें तो ये तमाम वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो अलग इलेक्शन मैनिफेस्टोज रखती हैं और एक दूसरे के मुद्दे मुकाबले इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके आते हैं। तो जाहिर है इलेक्शंस के बाद भी हुकूमत के और अपोजिशन के इत्तेहाद बनते हैं, तो ये वही एक कड़ी है। और दूसरी बात यह है कि हम तो इमरान न्याजी का भी मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको आपके इल्म में है कि जो 2018 के इलेक्शन हुए थे वो इलेक्शन न्याजी साहब चुरा के आए थे। वो अपनी पॉपुलैरिटी का तो आजकल बड़ा तज़किरा करते आ रहे हैं पिछले एक साल से, लेकिन उस वक्त इनकी पॉपुलैरिटी कहाँ थी जब ये 14 में से 13 ज़िमनी इलेक्शन हार रहे थे, जब महंगाई जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, जब पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्जे लिए गए थे, जब ये फरमा रहे थे कि मैं तो आने वालों के लिए माइंस बिछा के जा रहा हूँ, जब इनकी गैर आइनी और सिलेक्टेड हुकूमत को जो है एक आइनी तरीके के साथ हटाया गया था। तो हमने तो उस वक्त भी मुकाबला किया था। उस वक्त भी अगर हमारे वोट ना चुराए जाते, मैं असल में ये जानना चाह रहा हूं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इजहार ला ताल्लुक किया। कुछ ने सियासत छोड़ने का ऐलान किया, कुछ ने कहा कि वो अभी कुछ ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन एक बार फिर अब सियासत में मुतहर्रिक तो हो गए हैं। मतलब ये वो लोग हैं जो साने 9 मई के अंदर किसी ना किसी तरह मुलव्विस रहे, फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, क्लीन चिट मिल गई, फिर प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में आ गए हैं। ये खतरा रहेंगे आपके लिए? देखें, मैं समझता हूँ कि सियासत में हमारे लिए कोई ख़तरा नहीं है, चूँकि हम कारकर्दगी पर यकीन रखते हैं। हमारा यकीन जो है वो मुल्क की तमीर व तरक्की है, हमारा यकीन जो है वो मुल्क की सलामती है और हमें फ़ख्र है। लेकिन आपको ये भी याद होगा कि
2002 के इलेक्शन हुए, नवाज़ शरीफ साहब इलेक्शन में नहीं थे। 2008 के इलेक्शन हुए, नवाज़ शरीफ साहब इलेक्शन से आउट थे। 2018 के इलेक्शन हुए, नवाज़ शरीफ साहब को फिर इलेक्शन से बाहर रखा गया। लेकिन इसके बावजूद हमारी पार्टी सर्वाइव करती रही, और बिलखसूस जो 13 से लेकर 18 तक हमारी पार्टी ने डिलीवर किया है। और जिस तरह से आपको याद है कि मुल्की सलामती के इशूज़ के ऊपर जब हमने एटमी धमाके किए थे, पाकिस्तान में मोटरवेज़ बनाए, पाकिस्तान में दहशतगर्दी का खात्मा किया, आज इमरान नियाज़ी साहब को और उनके इन हवारियों को बताने के लिए क्या बताएंगे कि हमने तारीख के सबसे बड़े कर्जे लिए, हमने पाकिस्तान में दोबारा जो है वो मतलब दहशत गर्दों को लाके आबाद किया और दहशत गर्दों को जेलों से रिहा करवाया, हमने पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े जो है वो करप्शन के रिकॉर्ड कायम किए। तो इनके पास अपने बताने के लिए आपका बयानिया ये रहा है कि इलेक्शंस होंगे, लेकिन तब होंगे जब तराजू के दोनों पलड़े बराबर होंगे। तो आप समझते हैं कि तराजू के दोनों पलड़े बराबर होने का जो बयानिया आपका था वो पाए तकमील को पहुंचा है, पलड़े दोनों बराबर हो गए? नहीं, देखें, बात ये नहीं है कि पलड़े बराबर किस तरह से हो गए। जिस वक्त नवाज़ शरीफ साहब को हटाया गया तो उस साजिश के ताने बाने 2012-13 के धरनों से शुरू होते हैं। और आपको पता है कि उस वक्त साकिब निसार साहब, फिर उसके बाद उसमें और भी मतलब है कि काफ़ी लोगों के नाम आते हैं, जिनमें आपको पता है कि जनरल फैज़ का नाम आता है, और भी इस तरह के लोगों के कि जिन्होंने चोर दरवाज़ों के ज़रिए जो है वो पीटीआई को कामयाब करवाया। हुकूमत उनके खिलाफ क्या कर रही है? के अंदर भी इनको सपोर्ट करते रहे। देखिए, बात यह है कि जितने भी इदारे हैं, हर इदारे के अंदर एक मैकेनिज़्म है जिसमें कि जिसके ज़रिए के उन ज़िम्मेदारों को कानून और आइन के और कटहरे में लाना चाहिए, इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। आज बताएं, साकिब निसार तो आज भी जो है वो टिकटें की ख़रीदो फ़रोख्त करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। ट्रकों की ऑडियो और वीडियोज़ आज भी आ रही हैं, साकिब निसार के कारनामों का जिक्र आज भी हो रहा है। तो क्या ये लोग कानून और आइन के कटहरे में आए हैं? क्या इमरान नियाज़ी साहब ने जो करप्शन के रिकॉर्ड कायम किए हैं, 8 मिनट में 8 ज़मानतें हो जाती हैं, 4-3 के फ़ैसलों को अक़लीती फ़ैसला कहा जाता है, और 4 का फ़ैसला नहीं माना जाता है, 3 का फ़ैसला माना जाता है, और विदाउट सीनियरिटी भी काफ़ी हमारे जुडिशली में लोग हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट और दीगर इदारों तक पहुंच जाते हैं। तो जब तक उन तमाम किरदारों को कटहरे में नहीं लाया जाएगा, फिर उस वक्त तक ये तो नहीं आप कह सकते कि पलड़े बराबर हो गए। हमारा पलड़े का मकसद ये नहीं है कि हम कोई रिलीफ चाहते हैं, हमारा पलड़े का मकसद पलड़े बराबर नहीं हुए, फिर भी इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्योंकि मुल्क की सियासत तो इलेक्शन मोड में दाखिल हो गई है, जोड़ तोड़ हो रहा है, मेल मुलाकातें हो रही हैं, लोग मुतहर्रिक हो गए हैं, पार्टियां तब्दील हो रही हैं, पंछी घोंसले बदल रहे हैं। तो इलेक्शन मोड में तो मुल्क की सियासत आ गई है। जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। देखिए, पार्टियां पाकिस्तान में आइनी और कानूनी तौर पर हर आदमी को हक हासिल है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, कोई नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई जा सकती है, जो भी आइनी और कानूनी तौर पर ठीक है। हमें उन चीज़ों के ऊपर एतराज़ नहीं है। हमें उन चीज़ों पर एतराज़ है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान में इलेक्शन चुराए, जिन लोगों ने एक इलेक्टेड हुकूमत का ख़ात्मा किया, जिन लोगों ने नून लीग की पॉपुलर क़यादत को 2-2, 3-3 साल झूठे केसों में जेलों में बंद रखा, और आज एक एक करके वो तमाम केस झूठे साबित हो रहे हैं, और उनकी और अल्लाह ताला का निज़ाम देखें कि जो सज़ाएं देने वाले थे वो ख़ुद लोग अपनी ज़ुबान से तस्लीम कर रहे हैं कि वो मुकदमात झूठे थे। साकिब निसार साहब ने, आपको पता है कि वो सादिक और अमीन के ऊपर यू टर्न लिया है, फिर सच तो उनके मुंह से भी निकल गया। यही ना अलीगौर साहब, आज तो मंजरनामा तब्दील है ना। आज उस वक्त 2018 में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ हो रहा था, पकड़ धकड़ हो रही थी, आज वही कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हो रहा है। उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेहतर थी, नून लीग मुश्किल में थी, आज तहरीक इंसाफ मुश्किल में है, नून लीग बेहतर पोजीशन में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस टूट फूट का फायदा किसको हो रहा है अलीगौर साहब? देखें, बात ये नहीं है कि टूट फूट का किसी को फ़ायदा, ये था क्या, ये तो वही लोग थे जो पहले कोई पीपल्स पार्टी से लिए गए थे, जो नून लीग से लिए गए थे, और जो काफ लीग से लिए गए थे। ये तो चूं चूं का मुरब्बा है जो इकट्ठा किया गया था। ये पार्टी कहाँ थी? और इस पार्टी को जो लोग पहले ज़हीरुल इस्लाम से लेकर, जनरल फैज़ से लेकर, इवन बाजवा साहब से लेकर, बहुत सारे लोगों के नाम आते हैं इसमें। तो फिर साकिब निसार वाला, फिर जस्टिस सिद्दीकी ने जो बयान दिया था वो भी आपके सामने है। तो इस तरह तो पॉलिटिकल पार्टीज़ काम में आज भी मैं कह रहा हूँ कि आज भी
जो उनके ऊपर जितने केसेस हैं उनके ऊपर उनको 8-8 मिनट में 8-8 ज़मानतें दी जाती हैं, उनको रिलीफ दिया जाता है। हमारा बात करने का मकसद ये है कि अभी तक इमरान नियाज़ी साहब को तोशाखाना के ऊपर जो है वो मैं खुद उसका कंप्लेंटेड हूँ, उस केस के ऊपर स्टे ऑर्डर दिया गया है। पार्लिमान का काम कानून साजी है, हम कोई कानून बनाते हैं चाहे वो अदलिया को स्ट्रेंथन करने के लिए भी हो, लेकिन चूंकि वो सूट नहीं करता, सहूलतकारी करनी है, लिहाजा उसके ऊपर स्टे दे दिया जाता है। तो आपको लगता है कि ये सहूलतकारी सितंबर के बाद नहीं होगी? नहीं, देखें, सहूलतकारी हो या ना हो, इलेक्शन तो अक्टूबर में होने के लिए जा रहे हैं और हम मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। हम तो ये चाहते हैं कि जो लोग इन ज़िम्मेदारान हैं, जिनको अभी 2-2 दिन की भी जेल नहीं हुई, 5-5 दिन की भी जेल नहीं हुई और वो कानून और आइन के मुजरिम हैं, उनको सज़ाएं मिलनी चाहिए, उनको कानून और आइन के दायरे में आना चाहिए। यही हमारा मौक़िफ़ है और यही हमारी लीडरशिप का मौक़िफ़ है। हुकूमत तो काम कर रही है लेकिन अदालतें सहूलतकारी दे देती है ज़मानतों की सूरत में। आप समझते हैं कि सितंबर के बाद ये सिचुएशन या ये पोजीशन नहीं होगी, हालात तब्दील हो जाएंगे बहुत सारी तैनातियों के साथ? देखें, वो अगर तब्दील हो गए तो फिर जाहिर है वो चीज़ें, वो मामलात सामने आ जाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल तो कोई चीज़ तब्दील नहीं हुई और ना ही तब्दील होती हुई नज़र आ रही है। आपको तवक्को है कि तब्दील होगी? सवाल का जवाब दिया जो आप देखें, हाँ, हम ये तवक्को कर सकते हैं कि जाहिर है कि उस वक्त नई तकर्रियाँ होनी हैं। अभी आप देखें ना कि जो जिस आदमी ने PTV पर हमला किया, जिसकी ऑडियो आई थी, इमरान नियाज़ी साहब और आरिफ अलवी साहब आज भी अपने ओहदे पर अभी तक बरजमान हैं। चीफ़ जस्टिस साहब जो हैं उन्होंने तो जितने स्टे ऑर्डर दिए हैं वो तो ऐसे ही लगता है, और उनकी देखें ना जो इंक्वायरी थी, उन इंक्वायरीज़ के ऊपर भी स्टे ऑर्डर दे दिया है। जो कमीशन बना था जिसमें कि उनकी वो सास की भी ऑडियोज़ हैं और उनकी फैमिली तक कड़ियाँ जा रही हैं। इसका मतलब है कि वो ख़ुद भी अपने आप को जो कानून और आइन का मुहाफ़िज़ समझते हैं, वो कानून और आइन के सामने पेश होने के लिए अपने आप को सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सहूलतकारियाँ तो ख़त्म होनी चाहिए ना। हम तो चाहते हैं कि कानून सब के लिए बराबर हो, जो हमारे लिए कानून है वो सब के लिए। हम ये नहीं चाहते कि हमारे सियासी मुखालिफिन को जेलों में बंद कर दें। अली गौर साहब, यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि आप ये समझते हैं कि आम इंतखाबात से पहले ये सहूलत खारी खत्म हो जाएगी, यानी अक्टूबर से पहले सहूलत का, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो मुज़ाकरात आपके थे वो जुलाई में कह रहे थे, आप सितंबर की बात कर रहे थे, तो इस तरह की जाहिर है कुछ ना कुछ फोर्स ही तो आप भी कर रहे थे ना? देखें, मैं आपको दो तीन चीज़ें मुख्तसरन बताऊंगा। देखें, बात ये है कि ये इन लोगों ने इस्तीफ़े दिए, नेशनल असम्बली से बाहर आए, फिर ये स्पीकर के पास डेलीगेशन लेकर गए कि जनाब आप हमारे इस्तीफ़े मंजूर करें। फिर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट की कि भाई हमारे इस्तीफ़े मंजूर करें। जब स्पीकर ने मंजूर किए तो अब फिर इन्होंने कहा कि हमने तो असम्बलियों के अंदर आना है। एक फ़र्द वाहिद ने 2 असम्बलियाँ तोड़वाईं। कानून और आइन इसकी इजाज़त नहीं देता कि किसी फ़र्द वाहिद की अपनी सियासी चाल के लिए कोई असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दी जाएँ, लेकिन असम्बलियाँ तोड़ दी गई चूँकि मुल्क में इंतशार फैलाना था। और पाकिस्तान की तारीख में सबसे घनौना खेल जो 9 मई को खेला गया है, उसकी तो वो ये खेल तो दुश्मन भी आज तक पाकिस्तान के साथ। चलिए, वो असम्बलियों की रेजोल्यूशन वाला फैसला तो इसी कोर्ट ने रिवर्स किया था, इन्हीं जजेस ने रिवर्स किया था और आपके हक में था। और उसके बाद जो अदम एतमाद की तहरीक आई, अली गौर साहब, इस वक्त जो तोड़फोड़ हो रही है खासतौर पे पंजाब के अंदर, आपने कहा कुछ पीपल्स पार्टी से लिए थे इन्होंने, कुछ काफ से आए थे, तो वापस भी जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी भी खासी मुतहरिक हो गई है पंजाब के अंदर, आसिफ अली जरदारी साहब ने यहाँ डेरे डाल लिए हैं। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को तो ऑन द फेस ऑफ इट कोई फ़ायदा अच्छा खासा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, इससे और लोग तो फ़ायदा उठा रहे हैं, नून लीग तो नुकसान में नज़र आ रही है। नहीं, मैं नहीं समझता कि नून लीग पीपल्स पार्टी ने पहले भी हमेशा पंजाब में और बाकी जगह के ऊपर, ज़ाहिर है जब इलेक्शन करीब आते हैं तो वो अपनी कैंपेन चलाते हैं और उनको हक हासिल है। हमारी पार्टी ने तो साफ ऐलान कर दिया है कि हम लोटों को नहीं लेंगे। तो बाकी अगर पीपल्स पार्टी या कोई जमात ये समझती है कि उन्होंने कुछ लोगों को लेना तो ले लें। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको इलेक्शन कैंपेन का और इन चीज़ों का हक हासिल है। रिज़ल्ट तो फिर अवाम के वोट के ज़रिए आना है। ज़ाहिर है अगर अवाम ने नून लीग को वोट दिया तो नून लीग हुकूमत बनाएगी, लेकिन यूजुअली आपको पता है कि पाकिस्तान में इकाइयों का ख्याल रखना चाहिए। जो मरकज़ की हुकूमत इस वक्त बनी है तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ वही बैठी हुई हैं ना जो एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके आई हैं।
तो मुस्तकबिल में भी कोई इस किस्म का इत्तेहाद हुकूमतें इलेक्शंस के बाद तो हो सकता है, लेकिन इलेक्शन तो फिर तमाम पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे के तो जब आप एक दूसरे के आमने सामने इलेक्शंस कंटेस्ट करेंगे, पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्ट्रेंथन होगी, वो यहाँ पे अपनी वर्किंग कर रहे हैं, ग्रास रूट लेवल तक जा रहे हैं, और सिंध में वो वर्किंग नहीं है आपकी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त पंजाब में कर रही है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपको नहीं लगता कि नून लीग का वोट बैंक तो खराब होगा पंजाब में? देखें, आप ये नहीं कह सकते। मैं समझता हूँ आपको याद होगा कि जब कराची का इलेक्शन था जहाँ से शहबाज शरीफ साहब को वाडा के मुकाबले में 200-300 से ये पता नहीं 100 वोट से हराया गया था, वो भी एक मैनेज इलेक्शन था। जो पीटीआई को 14 सीटें लेके दी गई थी वो भी मैनेज इलेक्शन था। नून लीग सिंध में भी कुछ जगहों पर काफ़ी पॉपुलर है। केपीके में आज भी हमारे पास सीट्स हैं, हमारे पास बलूचिस्तान में भी सीट्स होंगी, और हमारी जो पंजाब की चुराई गई सीट्स हैं जहाँ पर हम आरटीएस सिस्टम बंद करके रहा गया था, आने वाले इलेक्शन में मुस्लिम लीग का रिजल्ट बेहतर होगा और मुस्लिम लीग इंशाअल्लाह ताला ज़्यादा सीटें लेकर, पहले से बहुत ज़्यादा सीटें लेकर जीतेगी। बाकी पीपल्स पार्टी, JUI, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हर पार्टी दायरे को हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठेगा। इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन का तो मकसद ही यही है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो हैं अपनी पॉलिटिकल एफर्ट पॉजिटिवली वो जारी रखें। पीपल्स पार्टी हो या कोई नून लीग हो या दीगर जमात पार्टी हो। हम ये भी नहीं कहते कि किसी पार्टी पर बैन, हाँ वो लोग जिन लोगों ने लिबादा ओढ़ा हुआ था सियासी पार्टी का और एक्चुअली मुल्क में दहशत गर्दी के कारनामों में मुलव्वस हैं, जब हम ये बात करते थे कि इमरान न्याजी एक फितरा है तो कहा जाता था कि ये देखे ना जी मुखालफत में बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अली गौहर बलोच, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ जो दरखास्तें हैं उस पर समात बड़ी इंपॉर्टेंट थी, लेकिन ये समात 1 मिनट से ज़्यादा आज नहीं क्या हुआ। इस समात का अहवाल आपके सामने रखेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। गुज़श्ता रोज़ वफाकी हुकूमत ने ऑडियो लीक्स की इंक्वायरी करने वाले जुडिशल कमीशन के खिलाफ दरखास्तों की समाअत करने वाले बेंच के सरबराह चीफ जस्टिस सुब्रता बंदयाल समेत दीगर जजेस को बेंच से अलहदा करने की इस्तदा की। आज कमीशन की जानिब से भी सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए जो जवाब है उसमें कहा गया है कि इस बेंच के लिए दरखास्तों की समाअत करना मुनासिब नहीं होगा और इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट दरखास्तों को आर्टिकल 184(3) के तहत सुन रही है। बादशाह सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो लीक्स कमीशन की तश्कील के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ दायर दरखास्तों पर चीफ जस्टिस सुब्रता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद पर मुश्तमिल 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की और समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अटॉर्नी जनरल साहब आपकी दरखास्त अभी दायर नहीं हुई, रजिस्ट्रार ऑफिस से कहते हैं कि दायर करा दे। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स दिए कि बेंच पर एतराज़ के मामले पर अटॉर्नी जनरल के दलाइल सुनेंगे। बेंच पर एतराज़ पर गुज़श्ता समाअत में फैसला नहीं किया था, अभी नई दरखास्तों पर अगले हफ्ते दलाइल सुन लेंगे। हुकूमती दरखास्त में कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो नहीं होने चाहिए थे। बादशाह अदालत ने केस की मजीद समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी है। यानी हुकूमत की तरफ से भी एतराज़ात हैं, खुद कमीशन की तरफ से भी एतराज़ात हैं और समाअत सिर्फ 1 मिनट ही चल सकी, उसको आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। इस पर बात करेंगे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील और साबिक सदर इस्लामाबाद हाई शाहीन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम शुएब शाहीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, हुकूमत भी एतराज़ कर रही है, खुद कमीशन भी जजेस पर एतराज़ कर रहा है जो कमीशन के खिलाफ दायर दरखास्तों का केस सुन रहा है इस 5 रुकनी लार्जर बेंच को। आपको नहीं लगता कि खुद जजेस को रिक्यूज़ कर देना चाहिए? देखिए, जहाँ तक बायस का ताल्लुक है वो उस पर ऑलरेडी हमने इस पे जवाब देना है। जो कमीशन के सेक्रेटरी साहब ने जो जवाब दिया है उस सेक्रेटरी साहब के जवाब को हम कंसीडर करेंगे, उसका भी हम जवाब जमा कराएंगे। देखिए, ये डिस्क्रिशन होती है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो या बाकी जज साहिबान हो, उन्होंने ख़ुद ये फैसला करना होता है कि क्या उनको रिक्यूज़ करना चाहिए, उनको बैठना चाहिए या नहीं। जब भी कहीं कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो या किसी का कोई ऐसा मामला हो तो वो ख़ुद रिक्यूज़ कर दिया करते हैं जज साहिबान। लेकिन यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज इन्वॉल्व हैं, यहाँ कोई फैक्चुअल कंट्रोवर्सी रिजॉल्व नहीं हो रही कि क्या ऑडियो लीक्स दुरुस्त हैं, गलत हैं, उसका इम्पैक्ट क्या है। लेकिन यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं, मसलन क्या कमीशन चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन से बन सकता है, ये एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या आर्टिकल 209 के होते हुए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जो अख्तियार है कि वो जजेस के कंडक्ट के बारे में इंक्वायरी करे और रिकमेंडेशंस दे
तो क्या कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस पर कमीशन बना सकती है? देखिए, ये तयन तो इस कमीशन को करना है कि फोन टेपिंग कौन कर रहा है, और जहां तक जजेस के मिसकंडक्ट के खिलाफ कार्रवाई की बात है तो ये इख्तियार तो इसके TORs में नहीं है इस कमीशन के कि वो जजेस के खिलाफ कोई कार्रवाई भी इनिशिएट कर सके। तो यहाँ पर जिस किस्म की ऑडियोज आई हैं उसमें उन 3 जजेस के नाम कहीं ना कहीं तो हैं जिनके बारे में बात हो रही है, और जो तीनों बेंच में शामिल हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सीधी सादी एग्जाम्पल नहीं है सर? नहीं, मेरा ख्याल है कि उसकी वजह यह है कि देखें, जहाँ तक प्रोसीडिंग्स TOR के अंदर ये लिखा हुआ है कि आपने रिकमेंड करना है टू ऑफ द डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द डिलिंक्वेंट, कि जो यानी इसमें मुलव्वस हो, आप डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए आप रिकमेंड करेंगे। तो यही तो रिकमेंडेटरी बॉडी जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। अगर किसी इशू पे कोई एविडेंस है किसी जज के कंडक्ट के बारे में, तो आप सीधा सीधा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उसको भेज दें बजाय इस बात के। लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इसकी टेपिंग कौन कर रहा है। अगर टेप है ऑथोराइजली, फिर तो उसकी वायरीज के बारे में या उसकी वेरासिटी के बारे में डिस्कशन हो सकती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन उससे पहले ये रेफरेंसेस जो जजेस के खिलाफ आए उनको भी टेकअप नहीं किया गया और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तक तो बात ही नहीं गई, बल्कि एक समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने खुद कह दिया कि वो इस पर एक्शन ना करके किसी को खामोश पैगाम दे रहे हैं। तो डोंट यू थिंक कि खुद फिर चीफ जस्टिस को इसके ऊपर कोई एक्शन लेना चाहिए था, इस कार्रवाई को इनिशिएट करना और अपने इदारे को एहतसाब के लिए पेश करना चाहिए था? देखिए, पहली बात तो ये है कि उन्होंने ये नहीं कहा था कि वो एक्शन ना लेके पैगाम दिया है। उन्होंने ये कहा था कि बेंच में जज साहब को बिठा के पैगाम दिया। मसलन ये है कि मकसद ये था कि जहाँ तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का ताल्लुक है, वो इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होती हैं, वो पब्लिकली पब्लिश नहीं होती, ना ही उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या प्रेस रिलीजेस जारी हुआ करती हैं। अगर किसी के खिलाफ रिकमेंडेशंस आ जाएं तो वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को चली जाती हैं, बाकी उनकी इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होती हैं। जज अरशद मलिक केस के अंदर भी ऑडियो वीडियो के परमिसिबल होने के हवाले से वो 14 पॉइंटर्स है कि है, तो फिर वो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर परमिसिबल है। लेकिन बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इस्टेब्लिश होना चाहिए कि फोन टेपिंग कौन करता है। लेकिन आपने जस्टिस काजी फाइसा के रेफरेंस की एग्जाम्पल दी, तो उसके बाद से मतलब जस्टिस काजी फाइसा किसी उस बेंच का हिस्सा नहीं थे जो इमरान खान के केसेस को टेकअप कर रहा था। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के तासुर को जायल करने के लिए चीफ जस्टिस की तरफ से ये किया गया। यहाँ पर भी सिर्फ सवाल सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पे भी अगर ये हो जाता तो आपको नहीं लगता कि एक हाई मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर एक अच्छी एग्जाम्पल, एक अच्छा प्रेसिडेंट सेट कर दिया जाता? देखिए, इसके ऊपर बहस होनी है ना। चीफ जस्टिस साहब ने पिछली दफ़ा टेंटेटिवली ये डिसीजन लिया था और आज भी उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन दी है, क्योंकि कमीशन ने भी वही पॉइंट ऑफ व्यू लिया है और गवर्नमेंट ने भी वही पॉइंट ऑफ व्यू लिया है, तो उन्होंने कहा है हम इस पर सबसे पहले इसका फैसला करेंगे कि क्या इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या कुछ जजेस को रिक्यूज़ करना चाहिए या नहीं। अभी तो ये प्रीमेच्योर है टू से समथिंग, क्योंकि अभी फैसला नहीं आया। तो अभी जब तक फैसला नहीं आता तो हम तो अभी ज़ाहिर है दोनों पार्टीज़ के फरीकैन को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला करना है। तो हम समझते हैं कि ये कोर्ट जो आइन और क़ानून के मुताबिक है, ये सारी बहस हम अदालत में दोनों पार्टीज करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे सवाल उठाएंगे कि क्या आज रात पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी वाक़ई होने वाली है, क्या कमी के इम्कानात हैं, इस पर एनालिसिस रखेंगे। इस ब्रेक के बाद चंद रोज पहले हमारे प्रोग्राम में कुछ हकायक और मुस्तकबिल की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए यह पेशगोई की गई थी कि 15 मई के बाद 1 जून को भी हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान कर सकती है। इस पेशगोई को दुरुस्त साबित करने के लिए प्रोग्राम में ज़बानी जमा खर्च की बजाय आदाद शुमार से यह साबित करने की कोशिश की गई थी कि अगर हुकूमत वाकई ये तहैया कर चुकी है कि उसे गरीब आवाम को रिलीफ देना है और IMF पैकेज ना मिलने की सूरत में इसके पैरों में पड़ी बेड़ियां नहीं होंगी, तो उनके पास एक से ज़ायद ऑप्शंस मौजूद होंगे जिसके तहत वो बगैर किसी टैक्स को ख़त्म किए आवाम को रिलीफ देने के काबिल है। इन आदाद शुमार में यह भी बताया गया था कि हुकूमत इस वजह से पेट्रोल की कीमतें कम करने के काबिल है कि आलमी मार्केट में मुसलसल तेल की कीमतें गिरावट का शिकार है। हुकूमत टैक्सेस की मद में पहले ही भारी मार्जिन वसूल कर रही है। डीलर्स, पेट्रोलियम कंपनीज और लेवी की मद में भी खातिर खा रकम आवाम से हासिल कर रही है। इसलिए वो अब इलेक्शन साल होने की वजह से मजीद कीमतें बढ़ाने की बजाय आलमी मंडी में होने वाली कीमतों का मुकम्मल या कुछ फ़ायदा आवाम को बराह रास्त मुंतकिल करने की सलाहियत रखती है। इसके अलावा एक बरस से रूस से तेल हासिल करने के जो वादे सुनने में आ रहे थे, वो वादे भी और हकीकत में बदल चुके हैं और पेट्रोलियम मसनूआत का पहला शिपमेंट जो है वो पाकिस्तान पहुंच चुकी है। ये मसनूआत हुकूमत को आलमी मंडी से 18 से 25% सस्ती मिली है। तमाम तर अखराजात के बाद भी हुकूमत
इस काबिल है कि वो इन मसनूआत को सस्ते दामों बेचकर भी फ़ायदा हासिल कर सके, जिससे अवाम और हुकूमत दोनों मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। लेकिन गुज़श्ता रोज़ वज़ीर ममलिकत मुसद्दिक़ मलिक और वज़ीर ख़जाना के बयानात के बाद अवाम में मायूसी की लहर दौड़ गई। इसहाक डार का ये कहना कि हमें अवाम की फ़िक्र है लेकिन हाथ पाँव बंधे हुए हैं, और मुसद्दिक़ मलिक की तरफ से ये वजाहत दिया जाना कि अभी तो पेट्रोल की बहुत कम तादाद जो है वो पाकिस्तान आई है, जिससे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान नहीं है, और ये अवाम की उम्मीदों पर पानी ज़रूर फिरा। मई और 1 जून के दरमियान के कुछ दिनों में कुछ ऐसी तब्दीलियाँ रूनुमा हुई जिसने हुकूमत को यू टर्न लेने पर मजबूर किया। मसलन इसहाक डार और मुसद्दिक़ मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस वज़ीर आज़म के IMF से मदद करने की फ़ौरन बात की गई। IMF जो पहले ही हुकूमत से अपनी आमदनी में खातिर खा इजाफे का मुतालबा करता रहा, ऐसे में कोई भी हुकूमती रहनुमा ऐसा कोई भी बयान देने से हिचकिचा रहा है जिससे IMF पैकेज पर असर पड़े। दूसरा, मुसद्दिक़ मलिक की ये बात भी कुछ हद तक दुरुस्त है कि अभी तक रूस से इस हद तक पेट्रोलियम मसनूआत की आमद नहीं हुई, बड़े कार्गोज नहीं आए कि आवाम को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल सके। आवाम को बराह रास्त ज़्यादा रिलीफ फराहम करने के लिए अभी कुछ देर और इंतज़ार करना पड़ सकता है, लेकिन हम आज भी अपनी इस बात पर कायम है कि हुकूमत चाहे तो बगैर किसी सियासी फ़ायदे और IMF को नाराज़ किए रिलीफ देने की पोजीशन में है, क्योंकि आलमी मंडी में इस वक्त भी WTI क्रूड ऑयल की कीमत लगभग 67 से $68 फी बैरल पर मौजूद है। इसी तरह ब्रेड क्रूड ऑयल $72 फी बैरल पर मौजूद है। 15 मई को जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम की गई तो उस वक्त आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत बलतरतीब $69 और $74 फी बैरल थी। इसी तरह आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें $2 फी बैरल कम हुई हैं, यानी हुकूमत भी अब इस कमी का फ़ायदा आवाम को दे सकती है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़। We'll be right back.